रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद अब हम लोग का स्टार्ट होने वाला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या पढ़े? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़े, मैग्निफिकेशन पढ़े। मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के बाद न्यूमेरिकल्स भी बनाए। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बता दें कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है बहुत बड़ा पोर्शन है रे ऑप्टिक्स का। मतलब रे ऑप्टिक्स में अगर आप देखो तो 10% रिफ्लेक्शन है तो 90% रिफ्रैक्शन है। तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं यहां से, यानी कि इसमें आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला मिलेगा, प्रिज्म मिलेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, टेलीस्कोप, ये तो समझ लो कि रे ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी मीडियम से जो पढ़े होंगे इसको अपवर्तन पढ़े होंगे, प्रकाश का अपवर्तन। यानी यहां क्या होने वाला है, यहां लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वापस नहीं आने वाला, मतलब टकरा करके वापस लौटेगा नहीं, उसी मीडियम में आगे चला जाएगा। यानी एयर से लाइट ग्लास में जाएगा, एयर से लाइट वाटर में जाएगा, वाटर से लाइट ग्लास में जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो लाइट का ट्रेवलिंग होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो ये बहुत अच्छा पोर्शन है जिसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैक बोर्ड वाले बच्चे समझ लो, जो हिंदी से पढ़ेगी रिफ्रैक्शन को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन करके पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखिए क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसका जो पाथ में चेंज होगा, उसका जो पाथ का डायरेक्शन में बदलेगा, उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, फिर डेफिनेशन बताते हैं आपको। ये मान लो हम बोल दे कि एक्स वाई सरफेस है, ठीक है, और इस एक्स वाई सरफेस में इसको दो पार्ट्स में अगर हम डिवाइड, ये बोलते हैं एयर है और इधर वाटर है। एयर से वाटर में लाइट जा रहा है, ठीक है। अब एयर से वाटर में लाइट जाएगा, देखिए अब सपोज करिए लाइट इंसिडेंट हुआ यहां पर, ये नॉर्मल बनेगा। ये क्या बनेगा? नॉर्मल। ठीक है, आप इसको इंसिडेंट रे बोलते थे, अभी भी आप इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, यानी इंसिडेंस रे। हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण, हिंदी में आपतित किरण। ये नॉर्मल बना, जिसको आप हिंदी में अभिलंब करके पढ़े हैं नॉर्मल को। अब लाइट, इसको क्या था ना कि सीधे निकल जाना था ऐसे, ये इसका पाथ ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे पाथ होना चाहिए था। समझ गए बात? मतलब ये लाइट जब एयर से वाटर में जा रहा है तो इसको इस पाथ में ऐसा ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करके ये लाइट थोड़ा सा अपना डायरेक्शन बदल करके ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर गया, इस तरह से बेंड कर गया नॉर्मल की तरफ, है ना। ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रिफ्रैक्टेड रे। ये नॉर्मल है। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा आई, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन याद करिए, रिफ्लेक्शन में आप क्या पढ़े थे कि आई और आर बराबर होता है, यहां आई और बराबर नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले बता दे, देखो लाइट एक मीडियम से, आराम से समझना, एक मीडियम से कहां गया? दूसरे मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो उसका पाथ क्या हो गया? चेंज हो गया, उसका पाथ चेंज हो गया। अभी हम बताएंगे कि पाथ क्यों चेंज हुआ, अभी हम बताएंगे पाथ क्यों बदला। अभी पाथ बदल गया, वो क्या किया? नॉर्मल के तरफ थोड़ा सा बेंड कर गया, नॉर्मल के तरफ बेंड कर गया। लेकिन इस घटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, पाथ बदल गया। ठीक है, अगर यहां सरफेस होता, ऐसा सरफेस होता जिससे टकरा के वापस चला जाता तो रिफ्लेक्शन होता, जिसको परावर्तन पड़े थे। अभी ऐसा नहीं हुआ, रास्ता बदल के चला गया। ये रास्ता क्यों बदला? देखो होता क्या है,
आपको मालूम होगा स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? हाँ, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होता है बाबू? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सबसे ज्यादा स्पीड है। अब लाइट चला रहा था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। उसके बाद मिला वाटर, वाटर में जाने के बाद, अच्छा बताओ, हवा से पानी में जब जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्लियर बात है? जब हवा से पानी में लाइट जाएगा तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। पहले आ रहा था बहुत स्पीड में दौड़ते दौड़ते, अब पता चला ब्रेक लग गया, थोड़ा स्पीड कम हो गया। जब स्पीड घटेगा तो क्या करेगा? वो अपना रास्ता थोड़ा क्या कर लेगा? बदल लेगा, और रास्ता बदल करके उस मीडियम में चला जाएगा, यानी उसका स्पीड घट गया। ठीक है, यानी अभी स्पीड ज्यादा कहां था? कहां था ज्यादा स्पीड? अभी ज्यादा, ये अगर V1 है और ये क्या है? V2, तो बताओ स्पीड ज्यादा कहां था? V1, V1 ग्रेटर देन V2, ये बात था, V1 ग्रेटर देन V2। इस मीडियम को ना हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं? और इसको ये बोलेंगे डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे? देखो, जब अपने रेयरर से डेंसर में जाएगा, मतलब इसका डेंसिटी एयर से, एयर का डेंसिटी कम है, उससे वाटर का डेंसिटी ज्यादा है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, व्हेन लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कहां से कहां? रेयरर मीडियम टू, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब ये कहां मुड़ जाएगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। यानी कि जब प्रकाश जाएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी कि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ा नॉर्मल की तरफ? क्योंकि अभी रेयरर मीडियम में उसका स्पीड क्या था? ज्यादा था। उसका स्पीड क्या था? और ज्यादा स्पीड से कहां चला गया? कम स्पीड में। तो मान लो अब ज्यादा स्पीड था, आपका स्पीड कम हो गया, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। वही इसका उल्टा क्या होगा? अगर ऐसा होता, अगर ऐसा यहां बोल दे हम कि देखो भाई, एक डायग्राम यहां बना देते हैं, देखो ये XY मीडियम है, दिख रहा है यहां पे। अब मान लो कि इधर वाटर है, इधर है वाटर, इधर है वाटर, और वहां से लाइट जा रहा है एयर में। वाटर से कहां जा रहा है? ध्यान देना, वाटर से जा रहा है एयर में। अब देखो, ये लाइट इंसिडेंट हुआ यहां पर, इंसिडेंट होने के बाद ये क्या बन गया? नॉर्मल। अब क्या है ना, अभी वाटर में स्पीड कम था, पानी में स्पीड कम था, पानी से कहां जा रहा? हवा में। तो हवा में स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जब कम स्पीड से कहां जाएगा? ज्यादा स्पीड में, स्पीड उसका अचानक बढ़ जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ेगा। देखो ये उसका ओरिजिनल पाथ है, नॉर्मल से दूर चल जाएगा। नॉर्मल से क्या हो जाएगा? दूर। यानी कि ये R रिफ्रैक्शन का एंगल बनेगा, ये इंसिडेंट का। तो क्या हुआ यहां पे? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। 2 पॉइंट्स मिला। पहला पॉइंट फिर से बोलो, इसका क्या बोलोगे? व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम, कहां से कहां? रेयरर मीडियम टू, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या बोले? व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम, कहां से कहां? डेंसर मीडियम टू, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है बात? अच्छा, यहां कौन सा एंगल बड़ा है, I की R? यहां पर I बड़ा है। यहां कौन सा एंगल बड़ा है? R बड़ा है। समझ में आ रहा है बात? तो IR बराबर नहीं है, IR बराबर नहीं है। अब देखो, अब आपको कुछ पॉइंट्स हम बताते हैं, अभी तक का टॉपिक में समझिए। रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका डायरेक्शन में चेंज होगा, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो 12 में ऐसे रिफ्रैक्शन का लॉ लिखने नहीं आएगा सिंपल, लेकिन आज शुरुआत है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या बोले कि सर लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाता है, क्योंकि रेयरर का स्पीड ज्यादा है, डेंसर का स्पीड कम है। और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। बताओ, यहां का स्पीड V1, यहां का स्पीड, अभी V2 बड़ा हो गया किससे? इस केस में कौन सा एंगल बड़ा है? I, इंसिडेंस एंगल।
इस केस में कौन सा एंगल बना है? तो अब यहां से रिफ्रैक्शन का दो नियम है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का दो नियम है। कौन कौन दो नियम है? देखो, पहला नियम बताओ, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बताना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट आर लाइज इन द सेम प्लेन। यानी पहला लॉ वही है जो रिफ्लेक्शन का था। लेकिन दूसरा लॉ क्या था वहां पे? वहां पे दूसरा लॉ था, दूसरा लॉ ये था वहां पर कि आई और आर आपस में क्या होता है? यहां आई और आर आपस में बराबर, यहां पर आई और आर का रेशियो कांस्टेंट होता। क्या होता? आई आर का रेशियो, और साइन के फॉर्म में होता। उसको बोलते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। हम लिखवाते इस लॉ को। ओवरऑल समझ गए रिफ्रैक्शन का? अच्छा, आपसे कोई एक लाइन में क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? व्हाट आर द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो बोलना सर रिफ्रैक्शन का कारण है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? और ट्रांसपेरेंट मीडियम, और क्या है? पारदर्शी, जहां लाइट पास कर सके। समझ गए बात को? और स्पीड ऑफ लाइट, ये कारण है किसका? किसका है? लिखिए डिफिनेशन पहले। अभी इसको मत बनाना, लिखो डिफिनेशन पहले। हेडिंग लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखिए इसमें द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ path of light when it goes from one medium to another medium is called refraction of light। और ये डिफिनेशन लिखने के बाद ना दोनों डायग्राम बनाना। कुछ पॉइंट्स लिखे इसमें। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डिफिनेशन के बाद दोनों डायग्राम को पॉइंट लिखे। नंबर 1 लिखिए, लिखिए बोलते हैं। हाँ लिखो जी, पहला लिखो व्हेन रे ऑफ लाइट, नंबर 1 में लिखो व्हेन रे ऑफ लाइट passes from when ray of light passes from rarer medium to denser medium, rarer medium, R-A-R-E-R, rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium, then it bends, B-E-N-D-S, then it bends towards normal, towards, T-O-W-A-R-D-S, then it bend towards normal, bend towards normal। दूसरा पॉइंट लिखे, दूसरा पॉइंट when ray of light passes from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal। बेंड बने मुड़ जाना, समझ गए?
जब लाइट पास करेगा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, जब लाइट पास करेगा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ठीक है ना। अब लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का लॉज, अपवर्तन के नियम, है ना, दो लॉ है इसका। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। पहला नंबर, द इंसिडेंट रे refracted ray and normal to the incident point are इंसिडेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं, आर लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। देखो पहला नियम, एक डायग्राम रहने दे रहे हैं सामने, ठीक है, ये डायग्राम को हटा रहे हैं, दूसरा लॉ आ जाएगा, क्योंकि इस लॉज में एक डायग्राम बनाना है आपको, कोई भी एक बनाए, रेयरर से डेंसर वाला या डेंसर से रेयरर वाला, है ना, कोई भी ये रहने देते हैं। तो देखो वो पहला नियम रिफ्लेक्शन का भी यही था, ध्यान में है ना, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ यही था। दूसरा क्या था वहां कि आई और आर क्या होता है, इक्वल, यहां तो इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे आई से आर बड़ा या छोटा बन रहा है। तो ये दूसरा लॉज क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है दूसरा नियम, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the ratio of sine of angle of refraction is constant for any two media, मीडिया माने मीडियम, एक से ज्यादा हो तो उसको मीडिया बोल सकते हैं, मीडियम। तो इसका ये कहने का मतलब है कि डेट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा नियम देखिए, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये साइन का आई और साइन का आर, साइन थीटा समझ रहे हैं ना, वही साइन का आई और साइन का आर, इसका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट, किसी भी दो मीडियम के लिए। ऐसे मीडियम लिख सकते हैं या मीडिया लिखें, तो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होगा, बराबर नहीं होगा। साइन आई बाई साइन आर का रेशियो नहीं, अनुपात, साइन और साइन आर का जो अनुपात है वो कांस्टेंट होगा। और इसको किसने बताया, एक स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट, स्नेल्स। इसलिए इस दूसरे लॉ को हम लोग बोलते हैं कि एबव लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, एबव लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स, इसको स्नेल्स का नियम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है दोनों नियम में? और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा, क्या बता रहे हैं
देखो ये जो साइन आर और साइन आर है ना, साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को स्नेल्स ने एक नया नाम दिया जो आगे आज पढ़ने वाले हम लोग। देखते हैं समय कितना आज। तो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो कांस्टेंट है इसको क्या बोला गया, देखो इसको म्यू भी बोलते हैं, ऐसे म्यू, जहां म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या उसको एन भी लिखते हैं, म्यू या एन, जिसको हिंदी में आप जो हिंदी मीडियम से होंगे उसको अपवर्तनांक करके पढ़े होंगे। समझ गए बात ना। तो म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नोट कर लीजिए इसको। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको देखो ऐसे, हाँ ध्यान देना, बात नहीं करो, या तो म्यू से लिखेंगे ऐसा लेटर से, या फिर इसको स्मॉल एन से लिखेंगे ऐसे। अब एनसीईआरटी पूरा स्मॉल एन लेके चला है, कहीं कहीं म्यू, तो दोनों याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो हम लोग ऐसा म्यू लेटर से लिखेंगे या छोटा एन लेके चलेंगे, दोनों में कोई भी लेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो बहुत कुछ समझना है, लेकिन आज क्लास स्टार्ट करने में लेट हो गया था, तो जितना जाते हैं देखते हैं डिफिनेशन का। ठीक है, लिखिए इट इज डिफाइंड एज, लिखिए it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of speed of light in air or vacuum, speed of light in air or vacuum to the स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये किसका किसका रेशियो है बताओ? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, और माध्यम में प्रकाश की चाल, हिंदी में बात करें तो इसको देखो ऐसे म्यू लिखो या एन लिखो, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये होता, यानी कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। देखिए अब हम पूरे चैप्टर में म्यू लेके चल रहे हैं, अब ध्यान देना, हम अभी बता रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू या स्मॉल एन लेके चलते हैं। अब यहां से कोई एक लेके चलना, दोनों बार बार तो लिखेंगे नहीं, तो म्यू लेके चल रहे हैं। लास्ट ईयर आपका जैक बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था ये करके फॉर्मूला, वो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई उसी लेटर से आया हुआ। ठीक है, ऐसे जनरली पूछता, कभी म्यू कभी एन से, तो अभी इसको म्यू लेके चलते हैं। क्लियर है बात? तो म्यू बराबर सी बाई वी। सी कितना है बाबू बताना? सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये आपको मालूम है 3 इंटू 10 का पावर क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, और v है मीडियम, तो हर एक मीडियम में अलग अलग होगा, हर एक मीडियम में अलग अलग होगा, है ना। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होना चाहिए मात्रक कि नहीं होना चाहिए? इसका कोई यूनिट होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। कहां से होगा? रेशियो है ना, अनुपात है, ऊपर में भी मीटर पर सेकेंड, नीचे में भी, तो क्या हुआ मीटर पर सेकेंड खत्म, तो इसका यूनिट नहीं होना चाहिए। तो इट हैज नो यूनिट, लिख देना इट हैज नो यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। आपको याद रख लेना दो बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चैप्टर में जो यूज होने वाला है
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 1.5 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 1.33। ये दो ठो याद रखिएगा। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और भी डिस्कशन होना, कम से कम आधे घंटे का डिस्कशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और इससे रिलेटेड पूरा क्लास है, यानी कि आने वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। इसको लिख लीजिए, यहां तक आ जाए।